हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास पारिक कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोकतंत्र से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, क्या उसका अर्थ है और वो कितने प्रकार का होता है। लोकतंत्र के प्रकारों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की चर्चा हम कर चुके थे। आज उसी क्रम में हम पढ़ने जाएंगे लोकतंत्र के गुण या उसकी विशेषताएं। लोकतंत्र हालांकि काफ़ी अच्छी शासन प्रणाली व्यवस्था है। लोकतंत्र अच्छी इसलिए व्यवस्था है क्योंकि इससे बेहतर कुछ और नहीं है। आज देखा जाए विश्व की तमाम शासन व्यवस्थाओं में, चाहे वो तानाशाही व्यवस्था हो या राजतंत्र या सैनिक शासन, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था हो, प्रत्येक के अंतर्गत कहीं ना कहीं कोई समस्याएं देखने को मिलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि लोकतंत्र में भी कोई दोष नहीं या कमियां नहीं हैं। लोकतंत्र में भी तमाम तरह की कमियां सामने आती हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र एक अच्छी शासन प्रणाली है। कारण है कि इससे बेहतर कुछ और नहीं है। आखिर क्या है लोकतंत्र की विशेषताएं, करते हैं चर्चा। लोकतंत्र की पहली विशेषताओं की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक हित में वृद्धि। लोकतंत्र शासन का सबसे बड़ी विशेषता या कह सकते हैं सबसे बड़ा जो गुण है कि लोकतांत्रिक शासन का संचालन जनता के द्वारा किया जाता है। जनप्रतिनिधि अर्थात जनता के द्वारा चुने गए नेता सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के उद्देश्य के आधार पर चुनाव जीतते हैं। अर्थात जब भी चुनाव होते हैं, हमारे नेताओं के द्वारा ये वायदा किया जाता है कि वह हमारे हितों के लिए कार्य करेंगे और इसी वायदे के आधार पर हम उन्हें मत देकर, वोट देकर सत्ता में पहुंचाते हैं। अर्थात लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं किया जाता, अपितु लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के हितों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन यहाँ भी एक बात सामने आती है कि प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखा जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ प्रत्येक व्यक्ति से आशय बहुमत को हम मान सकते हैं कि देश के एक बहुत बड़े वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर यहाँ कार्य किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी विशेषता ये आती है कि यहाँ पर जो कार्य किया जाता है वो सार्वजनिक हितों में रहकर किया जाता है, अर्थात सार्वजनिक हित में वृद्धि होती है। वहीं लोकतंत्र की दूसरी विशेषताओं की यदि हम बात करें तो यह कार्य कुशल शासन है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं अपने कार्य में कुशल होती हैं। ये जानती हैं, अर्थात लोकतांत्रिक सरकारें ये जानती हैं कि इन्हें कार्य किस तरह करना है। ये सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। ये आपके सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करती है। अब सवालों के जवाब देने का मतलब ये नहीं कि आप कोई सवाल ले जाएं 10th क्लास का और 10वीं क्लास का और अपने मुख्यमंत्री से पूछें इसका आंसर क्या होगा। नहीं, इसका मतलब ये है उत्तरदायी का कि आप अर्थात जनता सरकार से उसके कार्यों के बारे में जानकारी ले सकती है कि आपने 5 साल रहकर जो यहाँ कार्य किया है वो कार्य किस आधार पर किया, या आपने 5 साल में क्या कार्य किया, हमारे हितों के लिए कौन से नियम बनाए या कानून बनाए। ऐसे सवालों को पूछने का अधिकार जनता के पास है। राजतंत्र में या तानाशाही व्यवस्थाओं में ये संभव नहीं है।
राजतंत्र में राजा के द्वारा बनाए गए निर्णय, बनाए गए कानून अंतिम होते हैं। जनता उनका विरोध हालांकि कर तो सकती है, राजतंत्र में तानाशाह में तो ये भी संभव नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी स्थितियाँ यानी विकट स्थितियाँ जब उत्पन्न हो जाती हैं तब कहीं जाकर जनता इस बात का विरोध कर सकती है। लेकिन लोकतांत्रिक सरकारों के अंतर्गत अगर जनता के हितों में कोई कार्य नहीं हो रहा है तो जनता अपना विरोध जता सकती है। आप देखते हैं आए दिन कहीं हड़ताल हो रही है, कहीं आंदोलन हो रहे हैं, कहीं नारेबाजी लगाई जा रही है। ये सब सरकार के लिए, अपने हितों के लिए किया जाता है ताकि सरकार जनता के हितों के लिए कार्य करे। अर्थात सरकारें जानती हैं कि उन्हें कार्य किस तरह करना है। और सबसे बड़ी समस्या सरकारों के लिए ये भी सामने आती है, या हम कह सकते हैं जनता के लिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर बेहतर कार्य नहीं करते तो बेहतर कार्य ना करने की स्थिति में सरकार को पद मुक्त भी किया जा सकता है, अर्थात समय से पहले उसे हटाया भी जा सकता है, या आने वाले 5 साल यानी जब अवधि पूरी हो जाएगी तो उसके पश्चात उन्हें अपदस्थ किया जा सकता है। कई सरकारें ऐसी बनती भी हैं कि एक बार उनका निर्माण होने के बाद दोबारा वो कभी सत्ता में आ ही नहीं पाती। कारण है कि बेहतर कार्य ना कर पाना। कई विधायक, कई सांसद ऐसे भी देखे गए हैं जो एक बार चुनाव जीतने के बाद 5 साल कार्य करने के बाद दोबारा आजीवन वो कभी चुनाव जीतते ही नहीं। कारण जनता भांप चुकी होती है, जनता समझ चुकी होती है कि ये नेता हमारे लिए कार्य नहीं करेगा, तो ऐसे में उन्हें वोट देने का कोई मतलब नहीं। तो शॉर्टली अगर हम बात करें कि इतनी सभी कारणों के कारण हम कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो कार्य कुशल सरकारें मानी जाती हैं, अर्थात शासन कार्य कुशल है, वह अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार है, जनता के प्रति उत्तरदायी है। ये सरकारें जनमत के आधार पर बनाई जाती हैं और जनता को ही अधिकार है कि उन्हें अपदस्थ भी करे। आते हैं नंबर 3 लोकतंत्र के गुणों की। लोकतांत्रिक व्यवस्था का तीसरा सबसे बड़ा गुण देखने को मिलता है कि जो शासन है वो समानता व स्वतंत्रता के आधार पर शासन करता है। अर्थात जाति, धर्म, भाषा, लिंग किसी के आधार पर भी यहाँ भेदभाव नहीं किया जाता। कानून की नज़रों में प्रत्येक व्यक्ति एक समान है। सभी व्यक्तियों को कानून की स्वतंत्रता प्राप्त है, कानून की समानता प्राप्त है। यहाँ ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ने कोई अपराध कर दिया तो उसे कोई और सज़ा दी जाएगी, और एक आम नागरिक ने कोई अपराध कर दिया तो उसकी सज़ा अलग होगी। ऐसा नहीं है। यदि अपराध समान है तो सज़ाएं भी समान होंगी। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ यही देखने को मिलती है जो राजतंत्र में नहीं पाई जाती। आप इस बात का स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। सपोज कीजिए किसी आम नागरिक ने चोरी की और राजा ने दंड के रूप में सुना दिया कि इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं। लेकिन कुछ दिनों के बाद यदि राजा के पुत्र ने ही चोरी कर ली तो क्या राजा अब भी अपने पुत्र को यही सज़ा देगा? शायद नहीं। कारण है पक्षपात की भावना आती है, एक अपनत्व की भावना आ जाती है। राजा कभी नहीं चाहेगा कि वह अपने पुत्र के ही दोनों हाथ कटवा दे। इसलिए हो सकता है राजा के पुत्र को इस अपराध की कोई सज़ा ना मिले जिस अपराध की एक आम व्यक्ति को अपने दोनों हाथ गंवाने पड़े। तो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो शासन होता है वो समानता पर व स्वतंत्रता पर आधारित शासन है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। व्यक्ति किसी भी कार्य को कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी व्यवसाय को अपना सकता है, लेकिन निश्चित दायरे में रहकर। स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं
कि आप दूसरे के अधिकारों का हनन करो। ऐसा नहीं कि आप कहें कि मुझे तो स्वतंत्रता का अधिकार है और आप रास्ते में जा रहे हैं और किसी के चाकू लगा दिया कि मैं तो स्वतंत्र हूँ। नहीं, जहाँ दूसरे के अधिकारों का हनन होगा वहाँ आपको ये अधिकार नहीं दिया जा सकता। आपको अधिकार है आप किसी भी व्यवसाय को अपनाएं, आपको अधिकार है आप किसी भी धर्म को अपनाएं, आपको अधिकार है कि आप देश के किसी भी स्थान पर भ्रमण करें। इन चीज़ों पर कोई भी रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। तो यही सबसे बड़ी बात सामने आती है कि लोकतांत्रिक जो शासन है वो समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन है। वहीं बात करें अगले टॉपिक की, लोकतंत्र के गुणों के अंदर चौथा गुण है कला, साहित्य व संस्कृति के विकास में सहायक। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कला, साहित्य एवं संस्कृति पर किसी भी प्रकार का अनुचित नियंत्रण नहीं लगाया जाता, अपितु इनका विकास किया जाता है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। यदि राजा को कोई संगीत अच्छा लगता है तो राजा उसका विकास करवाएगा, और राजा को अगर नहीं लगता है तो राजा उसका विनाश करवा देगा। अकबर की हम बात करें तो अकबर एक कला प्रेमी था। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे जो हर प्रकार की कलाओं में निपुण थे, लेकिन औरंगजेब कला विरोधी था। जहां अकबर के दरबार में कला साहित्य का विकास हुआ तो वहीं औरंगजेब के दरबार में ये पतन के रास्ते पर चले गए। अर्थात राजा की इच्छा की तो कला साहित्य एवं संस्कृति का विकास करवाया, और राजा की इच्छा नहीं हुई तो इसका विकास अवरुद्ध हो गया। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाई जाती, अपितु लोकतंत्र में इनका विकास किया जाता है। लेकिन अन्य शासन प्रणालियों की बात करें तो अन्य शासन प्रणालियों में इनके विकास में बाधा पहुंचती है। उत्तर कोरिया की अगर हम बात करें, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है उत्तर कोरिया में कि उनके जैसा हेयर स्टाइल देश का कोई भी नागरिक नहीं रखेगा। यदि कोई रखता है तो उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। अब आप सोचिए तानाशाह की स्थिति, कि जो तानाशाह ने हेयर स्टाइल रखी है ऐसी हेयर स्टाइल कोई भी नहीं रखेगा। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। अपने निजी जीवन के अंतर्गत वो क्या कर रहा है वो उसके ऊपर है। दूसरा व्यक्ति इसमें दखलंदाजी नहीं दे सकता। व्यक्ति किसी भी प्रकार के गीत संगीत को अपनाए, किसी भी प्रकार के साहित्य को लिखे, किसी भी प्रकार की संस्कृति को अपनाए, इस पर किसी का कोई दखलंदाजी नहीं होती। तो लोकतंत्र की विशेषताओं में ये सामने आता है कि लोकतंत्र कला, साहित्य एवं संस्कृति के विकास में सहायक है। वहीं बात करें लोकतंत्र की अगली विशेषता की, वो है संविधानवाद। सबसे पहले इस शब्द का अर्थ समझते हैं। जिस शब्द के पीछे वाद आ जाता है उस शब्द का आशय होता है बढ़ावा देना। हालांकि कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं जिसमें अपवाद खुद एक शब्द है, लेकिन अधिकांशतः मोस्टली शब्द ऐसे हैं जिन शब्द के पीछे यदि वाद आता है तो उन शब्द का आशय होता है बढ़ावा देना। जैसे जातिवाद, अपनी जाति को बढ़ावा देना, समाजवाद, अपने समाज को बढ़ावा देना, आतंकवाद, आतंक को बढ़ावा देना। उसी प्रकार से संविधानवाद अर्थात संविधान को बढ़ावा देना। कहने का आशय लोकतांत्रिक शासन संविधान में विश्वास करता है, विधि के शासन में अर्थात कानून के शासन में विश्वास करता है। लोकतांत्रिक शासन ऐसे कानून को स्वीकारता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकारते हों। अर्थात लोकतंत्र के अंतर्गत ऐसे नियम या कानूनों का कहीं कोई स्थान नहीं है जो व्यक्ति के अधिकारों का हनन करे
उसकी स्वतंत्रता को छीने, उसके समानता के अधिकारों को समाप्त करे। लोकतंत्र के अंतर्गत सरकार के द्वारा ऐसे नियम और कानून बनाए जाते हैं जिसके तहत व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सके। सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं सामने लास्ट लाइन में, लोकतंत्र निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन में विश्वास करता है। निरंकुश, जिस पर किसी का कोई अंकुश ना हो, ऐसा शासन लोकतंत्र में नहीं पाया जाता है। अपितु लोकतंत्र में है सीमित शासन, अर्थात हर कोई सीमाओं में बंधा हुआ है। जैसे हमने देखा था पिछली टॉपिक्स के अंतर्गत जब हम पढ़ रहे थे सरकारों के बारे में, तो हमने देखा था कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 प्रकार की सरकारें थीं। जहाँ व्यवस्थापिका का कार्य था कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य था उन्हें लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य था उल्लंघन करने वाले को सजा देना। तीनों के कार्य अलग अलग, लेकिन तीनों स्वतंत्र नहीं है। तीनों एक दूसरे से बंधी हुई हैं। व्यवस्थापिका बंधी हुई है न्यायपालिका से, और न्यायपालिका बंधी हुई है संविधान से। तो हर कोई एक दूसरे से बंधा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन में विश्वास करता है। आइए बात करें एक लास्ट लोकतंत्र की विशेषताओं की। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत एक न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जो व्यक्ति को विधायिका यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के अत्याचारों से बचाती है, जिससे मैंने भी बात की थी। जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। राजतंत्र में विधायिका भी राजा है, कार्यपालिका भी राजा है, तो न्यायपालिका भी राजा है। कानूनों का निर्माण करने वाला भी राजा होगा और उल्लंघन करने वाले को सजा देने वाला भी राजा होगा। किसी अन्य के पास कोई अधिकार नहीं होते। जबकि लोकतंत्र के अंतर्गत सभी को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ये अधिकार सीमित तौर पर दिए गए हैं। न्यायपालिका ही है जो हमारे अधिकारों की रक्षा करती है, हमें अत्याचारों से बचाती है। आज हमारे देश को अगर देखा जाए, हालांकि लोकतंत्र में भी कई समस्याएं हैं जो करेंगे चर्चा आगे, हमारे देश में भी कई समस्याएं हैं, लेकिन आज भी लोगों का जो विश्वास बना हुआ है वो न्यायपालिका पर बना हुआ है। आज भी ये बात सुनने को आती है, जब भी किसी दो पक्षों में लड़ाई होती है तो वो यही कहते हैं कि तुझे कोर्ट में देख लूँगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि न्यायपालिका, हमारा कोर्ट, हमारे साथ कभी भी पक्षपात नहीं करेगा, धोखेबाजी नहीं करेगा। जो बात सही होगी उसी के आधार पर निर्णय दिया जाएगा। और आज देश का प्रत्येक नागरिक न्यायपालिका का सम्मान करता है। सरकार का विरोध किया जाता है, नेताओं का विरोध किया जाता है, लेकिन न्यायपालिका के निर्णयों का विरोध नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि न्यायपालिका निर्णय गलत नहीं दे सकती, कई बार न्यायपालिका के द्वारा भी निर्णय गलत दे दिया जाता है, लेकिन न्यायपालिका अपने गलत निर्णयों को खुद सुधारने का कार्य कर सकती है। तो ऐसे में न्यायपालिका ही है जो हमारे लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर कार्य करती है। आपने देखा होगा न्यायालय में कानून की देवी के आंखों पर पट्टी बांधी गई है। इसका कारण यही है कि न्यायालय के अंतर्गत खड़ा हुआ व्यक्ति जो कटघरे में खड़ा है वो सिर्फ अपराधी है न्यायालय के लिए, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। अगर न्यायालय की आंखों पर पट्टी नहीं बांधी जाती, अर्थात वो देख सकता, तो हो सकता है वो पक्षपात करे। लेकिन आपने देखा होगा जब भी न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया जाता है, टीवी पर, फिल्मों में दिखाया जाता है, तो न्यायाधीश के द्वारा एक वाक्य बोला जाता है कि समस्त गवाहों एवं सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए
यह अदालत इस निर्णय पर पहुंची है। तो यहाँ अदालत ने जो निर्णय दिया है, न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया है, वो किसके आधार पर दिया है? सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर। उसके लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं, जो सच्चाई है वो न्यायालय के सामने पेश की गई। हालांकि यहाँ भी कमियाँ देखने को मिलती हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहाँ भी कमियाँ देखने को मिलती हैं। कई बार न्यायालय में भी झूठे गवाह और झूठे सबूतों को पेश कर दिया जाता है और दोषी बच जाता है और निर्दोष को सज़ा हो जाती है। लेकिन अपवाद हर जगह देखने को मिलते हैं। लेकिन मोस्टली यदि हम बात करें तो न्यायपालिका हमारे लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर कार्य करती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे पहले हम वीडियो सीधे बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जा रहा था। आज आपको PDF साथ में है, जिससे और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो, क्योंकि लिखा हुआ भी आपके सामने मौजूद है, तो पढ़ने में भी बेहतरी होगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। आगे हम लोकतंत्र के दोषों की चर्चा करेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल ज्योग्राफी विद विकास पारेख। थैंक यू।